नमस्ते। लेट्स स्टार्ट। फिल्म स्ट्रैटन ओकमोंट इंक के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन के साथ खुलती है। यह मनी रोड मध्यस्थों के विचार के बारे में बात करता है, उन्हें बैल या शेर के रूप में चित्रित करता है। एक शेर संगठन की एक मंजिल के माध्यम से चलता है। हम आगे मध्यस्थों की एक विशाल सभा को एक गेम खेलते हुए देखते हैं जहां वे छोटे व्यक्तियों को बैल आंख के लिए डॉलर के संकेत के साथ बोर्ड पर फेंकते हैं। जॉर्डन बेलफोर्ट लियोनार्डो डिकैप्रियो तब खुद को इस गेम को खेलने वालों के बीच पेश करता है। वह हमें बताता है कि वह बेसाइड सॉवरेन्स में रहने वाले दो बुककीपर्स का बच्चा है। जब से उन्होंने मनी रोड के साथ काम करना शुरू किया, जॉर्डन ने अपनी व्यक्तिगत पसंद को फिट करने वाली विशाल दवाओं और अंतहीन वेश्याओं के अस्तित्व में भाग लिया है। वह कोकीन को एक वेश्या के बट में उड़ाते हुए दिखाई देते हैं और बाद में एक हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए क्वालुड्स पर कूद जाते हैं। हम उसे अपनी फरारी चलाते हुए और एक महिला से लिंग की मालिश करवाते हुए भी देखते हैं, जो उसकी दूसरी नाओमी लापाग्लिया मार्गोट रॉबी है। जैसा कि जॉर्डन द्वारा इंगित किया गया है, जॉर्डन ने अपनी व्यक्तिगत पसंद को फिट करने वाली विशाल दवाओं और अंतहीन वेश्याओं के अस्तित्व में भाग लिया है। वह कोकीन को एक वेश्या के बट में उड़ाते हुए दिखाई देते हैं और बाद में क्वालुड्स पर उछलते हुए एक हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। हम उसे अपनी फरारी चलाते हुए और एक महिला से कामुक दुलार करते हुए भी देखते हैं, जो उसकी दूसरी नाओमी लापाग्लिया मार्गोट रॉबी है। जैसा कि जॉर्डन ने संकेत दिया है, वह न्यूयॉर्क की अधिकांश आबादी को स्थिर करने के लिए आवश्यक दवाओं को करता है। एक दवा जिसे वह सबसे अधिक पसंद करता है, इसके बावजूद वह है जो मनुष्य को दुनिया पर काबू पाने का कारण बन सकती है, नकदी। वह $100 के नोट के साथ कोक की एक पंक्ति को घुमाता है, इसे ऊपर उठाता है और बाद में इसे कचरे की टोकरी में फेंक देता है। जब वह 22 साल का था, जॉर्डन ने टेरेसा पेट्रिलो क्रिस्टिन मिलियोटी नामक एक महिला से शादी करते हुए मनी रोड से निपटना शुरू कर दिया। वह एक प्रतिनिधि के रूप में काम करना शुरू कर देता है और वह अपने प्यारे बोलने वाले अच्छे प्रबंधक इम्प्रिंट हन्ना से मिलता है, साथ ही एक और असभ्य और अपवित्र सह प्रमुख पीटर डी ब्लासियो। जॉर्डन इस बात से हैरान है कि हर कोई कैसे बात करता है और कैसे काम करता है। वह इम्प्रिंट के साथ खाना खाता है, जो अपनी छाती पीटते हुए ताल से रेनेट कर रहा है। मार्क उनके लिए पर्याप्त संख्या में मार्टिनेस का आदेश देता है ताकि वे बकवास को पास कर सकें। वह जॉर्डन से पूछता है कि वह कितनी बार झटका देता है। जॉर्डन हर हफ्ते 3 या 4 बार कहता है। मार्क का कहना है कि वे युवा नंबर हैं और वह इसे हर दिन 2 बार करते हैं। वह जॉर्डन से इस बारे में बात करना शुरू करता है कि कोई भी नहीं जानता कि स्टॉक ऊपर, नीचे, साइडवे या जो कुछ भी जाएगा, और यह कि यह फुगाजी में से हर एक है। स्टॉक में जाने के लिए इम्प्रिंट का आवश्यक औचित्य मूल रूप से केवल वेश्याओं और झटकों के लिए था। वह जॉर्डन को कैश सेरेनेड में शामिल होने के लिए प्राप्त करता है। जॉर्डन ने 19 अक्टूबर 1987 को अपने व्यापारी के परमिट के साथ अपना सबसे यादगार दिन शुरू किया, जिसे डार्क मंडे के रूप में भी जाना जाता है। पूरे ग्रह पर स्टॉक गोता लगाते हैं और जॉर्डन अपना रोजगार खो देता है। घर पर टेरेसा ने प्रस्ताव दिया कि वे अपने शादी के बैंड को मोहरा करें क्योंकि वह पेपर में स्थिति क्षेत्र के माध्यम से देखता है। वह लंबे द्वीप में एक स्थान पर जाता है। फाइनेंशियल बैकर प्लेस सामान्य खुदरा प्लाजा से थोड़ा छोटा है। जॉर्डन एक मुकदमे में वित्तीय समर्थक समुदाय के सामने उपस्थिति बनाता है। यह स्थान केवल एक छोटी सी नींव है जो मुश्किल से कुशल दिखता है, जिसमें अधिकांश डीलर बिना किसी लापरवाही से कपड़े पहनते हैं और कार्यस्थल एक जर्जर अस्थिर कार्य क्षेत्र है। जॉर्डन का स्वागत ड्वेन स्पाइक जोन्स द्वारा किया जाता है, जो इस स्थान को चलाता है। वह जॉर्डन को एरोटिन नामक एक संगठन के लिए एक सौदा करने के लिए प्रेरित करता है, जो ड्यूक, आयोवा में एक कारपोर्ट से बाहर एक छोटा संगठन है। एरोटाइन भी एक गुलाबी शीट का मूल्य स्टॉक है और उसे कमीशन का आधा हिस्सा मिलेगा। जॉर्डन ने एरोटाइन के बारे में एक अपेक्षित वित्तीय समर्थक को बुलाया। वह इसे एक विशाल संगठन के रूप में पेश करता है। हम एक तस्वीर प्राप्त करने के लिए धन्य है जो इसे एक उपकरण शेड से बड़ा नहीं दिखाता है, फिर भी जिस तरह से वह इसे पिच करता है वह हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है। कार्यस्थल में हर कोई बंद कर देता है कि वे जॉर्डन पर कैसे ध्यान दे रहे हैं, जो असाधारण रूप से चिकनी बनाता है, फिर भी कुछ बेचने का बेहद कुशल प्रयास करता है। वह सौदा करने के संबंध में प्रबल हैं और उनके नए सहयोगी चिंतित हैं। कुछ महीनों के बाद जॉर्डन गंभीर नकदी ला रहा है। उसे एक कॉफ़ी शॉप में डोनी अज़ोफ नाम के फ्लोरोसेंट सफ़ेद दांतों के साथ एक मोटा चश्मा वाला आदमी द्वारा ले जाया जाता है। वह पूछता है कि क्या बाहर पैंथा उसका वाहन है, जिस पर जॉर्डन कहता है, ओके। डॉनी का कहना है कि वह जॉर्डन के समान अपार्टमेंट परिसर में रहता है और नोटिस करता है कि वह बच्चों के सामान बेचने का काम करता है। वह जॉर्डन से पूछता है कि वह कितना पैसा कमाता है और जॉर्डन का कहना है कि उसने पिछले महीने $72,000 कमाए। इसे स्वीकार नहीं करते हुए डोनी $72,000 के लिए मुआवजे का स्टब देखने का अनुरोध करता है। जॉर्डन एक को बाहर निकालता है और डोनी अपने पर्यवेक्षक को यह बताने के लिए बुलाता है कि वह स्टॉक में जाने के लिए रुक रहा है। जॉर्डन और डॉनी एक बार में शराब पीते हैं।
हमें पता चलता है कि डोनी ने अपने चचेरे भाई से शादी की क्योंकि वह किसी की संभावना के बिना ऐसा कर सकता था और उसके साथ लेटने की कोशिश कर रहा है। बाहर डॉनी कुछ चट्टानों को धूम्रपान करता है और जॉर्डन को कुछ प्रदान करता है। वह एक शॉट को सहन करता है और डोनी को बताते हुए गबन हो जाता है कि उन्हें दौड़ने की जरूरत है। दोनों को एक कारपोर्ट मिलता है जहां वे एक व्यवसाय स्थापित करने का इरादा रखते हैं। जॉर्डन शामिल होने के लिए अपने साथियों के एक हिस्से को नामांकित करता है। उनमें रॉबी फीनबर्ग, ब्रान सक्का उपनाम पिनहेड, एल्डन कोफरबर्ग, हेनरी ज़ेब्रोस्की उपनाम ओशन ओटर, चेस्टर मिंग, केनेथ चोई, निकी कोस्कोफ, पीजे बायरन उपनाम रुग्राट उनके भयानक हेयरपीस के कारण, और ब्रैड जॉन बर्नथल शामिल हैं। ब्रैड अपने पुराने क्षेत्र में ड्रग सौदे करने के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जॉर्डन ब्रैड को सलाह देता है कि वह उसे एक पेन बेचे जिसे वह अपनी जेब से निकालता है। ब्रैड उसे नैपकिन पर कुछ लिखने की सलाह देता है। जॉर्डन का कहना है कि उसके पास कलम नहीं है और ब्रैड उसे प्रस्ताव देता है। जॉर्डन भी फाइनेंशियल बैकर प्लेस के कुछ लोगों को अपने साथ लाता है, जिसमें टोबी वेल्च अथन सुपलीक नामक एक व्यक्ति भी शामिल है। जॉर्डन और डॉनी ने एक उपेक्षित ऑटो कारपोर्ट में मूल रूप से एक इंजन डिब्बे की स्थापना की। लोग कार्य क्षेत्रों में जाने के लिए अच्छे हैं। जॉर्डन द्वारा उनके लिए बनाई गई सामग्री के साथ निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। वे डिज्नी और AT&T जैसे ब्लू चिप शेयरों से शुरू करते हैं। जॉर्डन कोडेक में स्टॉक खरीदने के लिए एक वित्तीय समर्थक को बुलाता है। जॉर्डन उम्मीद करता है कि वित्तीय समर्थक के समान ही सभी को अपरिष्कृत यौन संकेत देकर बातचीत को सुलझाया जाएगा। उस बिंदु से जॉर्डन स्ट्रैटन ओकमोंट बनाता है और इसे बहुत बड़े व्यवसाय में स्थापित करता है जिसमें काफ़ी अधिक व्यापारी उसके लिए काम करते हैं। उनके कार्यालय में आक्रामक और आत्मविश्वास से भरे प्रतिनिधियों की भीड़ उमड़ रही है, जो उनके चेहरे पर अपने रिज्यूमे दिखा रहे हैं। जैसे ही एक स्ट्रैटोनाइट एक सौदा करता है, पूरी मंजिल जश्न मनाती है, एक चलने वाले बैंड और वेश्याओं की एक बड़ी सभा के साथ। यहाँ तक कि उनके पास एक महिला प्रतिनिधि भी है जो अपना सिर मुंडाती है क्योंकि जॉर्डन उसे स्तन डालने के लिए उपयोग करने के लिए $10,000 का भुगतान करता है। अगले कुछ वर्षों के दौरान स्ट्रैटन ओकमोंट की समृद्धि के बारे में नई अंतर्दृष्टि फोर्ब्स पत्रिका से FBI तक, स्पष्ट रूप से विशेषज्ञ पैट्रिक डेनहम, काइल चांडलर तक पहुंचती है। फोर्ब्स ने जॉर्डन पर एक लेख किया है, उसे जर्ज रॉबिनहुड माना जाता है और उसे वुल्फ ऑफ मनी रोड नाम दिया है। जॉर्डन पहले इसके बारे में नाराज है, फिर भी टेरेसा उसे बताती है कि भयानक प्रदर्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है और अधिक युवा और उत्साहित विशेषज्ञ उसके कार्यालय में भागते हैं। वे जॉर्डन के पिता का स्वागत करते हैं, जिन्हें हर कोई अपने लगातार के कड़े व्यवहार के कारण उन्मत्त मैक्स चोर रेनर के रूप में संदर्भित करता है। वह अपने बच्चे के रिकॉर्ड को नियंत्रित करता है और उसे और उसके सहयोगियों को रात के खाने के लिए $26,000 से अधिक जलाने के लिए फटकार लगाता है। अपने खेल के लिए छोटे व्यक्तियों को शामिल करने के बारे में उनकी यात्रा पर घुसपैठ करता है, जैसा कि पहले देखा गया था। जॉर्डन अपने लॉन्ग आइलैंड ओशन फ्रंट हाउस में एक पार्टी स्थापित करता है जहां वह संगठन को कमभक्त समताप मंडल में ले जाने की व्यवस्था की रिपोर्ट करता है। वह हमारे लिए क्वालुड्स के प्रभावों को स्पष्ट करने जा रहा है, लेकिन डोनी अप्रत्याशित रूप से बढ़ता है और धीरे धीरे सुस्त आंदोलन में जॉर्डन की पूल टेबल की ओर बढ़ता है। स्टीव गोवार्ड नाम बड़बड़ाता है। स्टीव इरिट, जैसा कि जॉर्डन नोट करता है, महिलाओं के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा नाम था। जॉर्डन तब नाओमी को दिलचस्प रूप से देखता है। वह खुद को पेश करने के लिए नीचे उतरता है, उसे अपनी फ्लाई स्कीपर उसके साथ जाने के लिए स्वागत करता है। डॉनी का महत्वपूर्ण अन्य हिल्डी मैकेंजी मीहान इसे देखता है और जॉर्डन को नाओमी से दूर ले जाने का प्रयास करता है, यह कहकर कि टेरेसा को उसकी सहायता की आवश्यकता है। इसके बाद डॉनी पहली मंजिल पर जाती है और पूरी पार्टी से पहले नाओमी को सहलाने लगती है। जॉर्डन नाओमी को एक शाम खाना खाने के लिए बाहर ले जाता है। उस बिंदु पर जब वह उसे घर वापस लाता है तो वह उसे कुछ चाय के लिए अपने मचान में स्वागत करती है। जॉर्डन उसके द्वारा अविश्वसनीय रूप से लुभाया जाता है, इससे पहले कि वह अपने कमरे से पूरी तरह से नंगे निकले। जॉर्डन द्वारा इसे एक बार फिर से घुमाने का प्रयास करने से पहले दोनों 11 सेकंड के लिए संभोग करते हैं। वह कुछ समय के लिए नाओमी के साथ अपने उपक्रम के साथ आगे बढ़ता है, इससे पहले कि टेरेसा को पता चलता है कि जॉर्डन अपनी छाती से एक लिमो के पीछे की ओर कोक कर रहा है। वह जॉर्डन को बाहर निकालती है और उसे मारना शुरू कर देती है। वह शोकपूर्वक पूछती है कि क्या वह नाओमी को प्यार करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है। जॉर्डन ने वॉयस ओवर में फिर से वर्णन करते हुए कहा कि उन्हें टेरेसा को नुकसान पहुंचाने का पछतावा है, और बाद में तथ्य के 3 दिन बाद कानूनी अलगाव के लिए याचिका दायर की। नाओमी जॉर्डन के कॉन्डो में चली जाती है। वह जॉर्डन की पसंद के अनुसार उस स्थान को फिर से आजमाने के लिए एक डेकोरेटर की भर्ती करती है और वह निकोलस जॉन स्पिनोगाटी नामक एक समलैंगिक स्टीवर्ड को भी नियुक्त करती है। जॉर्डन उसे उस रात तक पसंद करता है जब नाओमी घर लौटती है कि निकोलस कॉन्डो में एक समलैंगिक झटका पकड़ रहा है।
वह रोते हुए जॉर्डन के पास जाती है और उसे बताती है कि वास्तविक धन में $20,000 उनके कमरे से अनुपस्थित है और साथ ही $30,000 मूल्य के अलंकरण और विभिन्न मशीनें हैं। जॉर्डन, डॉनी, चेस्टर और रूबर्ट निकोलस से पूछते हैं कि वह लापता नकदी से क्या परिचित है। निकोलस सवालों को संबोधित नहीं करेगा, स्पष्ट रूप से अपने समलैंगिक साथियों की सुरक्षा करता है और तेजी से पारदर्शी रूप से उन्हें यह बताकर बातचीत को पुनर्निर्देशित करता है कि उसे लगता है कि उन पर संदेह करना केवल समलैंगिक पूर्वाग्रह है। चेस्टर उसे नाक में जोर से घूंसा मारता है और वह और डोनी निकोलस को गैलरी के ऊपर अपने पैरों से पकड़ते हैं ताकि उसे स्वीकार करने का प्रयास किया जा सके। जॉर्डन पुलिस को बुलाता है जो निकोलस को लेने के लिए पकड़ लेता है और उसे सभी चीज़ों को बराबर होने के लिए पीटता है। जॉर्डन ने यह पता लगाया कि अवैध कर से बचने के माध्यम से लिए गए धन को कैसे पुनर्प्राप्त किया जाए। चूंकि वह मानता है कि ये प्रथाएं गैरकानूनी हैं, इसलिए वह उन्हें स्पष्ट रखने के लिए एक वकील, मैनी रिस्किन जो फेवरो को सूचीबद्ध करता है। जॉर्डन अक्सर सोचता है कि उसे उससे अधिक नकदी मिल रही है और कोई अन्य व्यक्ति समझ सकता है कि कैसे प्रबंधन किया जाए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।